Hello everyone, welcome back to class 6 science chapter 10 motion and the measurement volume 2. Now we will start how to measure the length of an object. अब हम पढ़ेंगे कि किसी लेंथ का किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो होता है वो कैसे हम मेज़र करेंगे. To measure the length of an object, say a card, we place the scale along the object in such a way that the zero mark of the scale coincides with the left end of the object. अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है उसको मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि एक कार्ड ले लिया, उस कार्ड के लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है एक स्केल की. हमने उस कार्ड के एक एंड पर एक स्केल जो है रखा और उस स्केल का 0 पॉइंट जो होता है वो हम लोगों ने उस कार्ड के लेफ़्ट साइड में रखा. देन वी रीड द स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग विद द राइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू नो द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. और उसके बाद जो स्केल होता है उसके डिवीज़न को उस कार्ड पर रखते हुए राइट पोर्शन में देखते हैं कि किस पॉइंट तक उसका लेंथ जाता है. ओके, सो इन फिगर 10.5 द रीडिंग ऑफ द स्केल एट द राइट एंड ऑफ द कार्ड इज 4.5 सेंटीमीटर. so the length of the card is 4.5 सेंटीमीटर. आपने देखा कि स्केल जो होता है वो स्केल कार्ड के किनारे दूसरे किनारे पर आता है तो उसकी रीडिंग जो है 4.5 सेंटीमीटर है. इसलिए कार्ड जो है उसकी कंप्लीट लेंथ क्या है, 4.5 सेंटीमीटर. नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ स्केल. जब हम एक स्केल यूज़ करते हैं तो हमें कौन से प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां बरतनी चाहिए. While measuring the length, we need to take following precautions to get the correct measurement of the length. जब हम कोई भी लेंथ यानी कि लंबाई को मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि कुछ सावधानियां बरतें जिससे कि वो मेज़रमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल सही आए. The first point, placement of the scale. The scale should be placed with the object along its length shown in figure 10.6a. If we place it at an angle as shown in figure 10.6b, our reading will not be correct. यहाँ पे देखो 10.6 ये दो स्केल के दिख रहे हैं A और B. तो बोलते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्केल एकदम सीधी रखते हो तब तो आपकी रीडिंग सही आएगी, लेकिन अगर आपने स्केल को टेढ़ा रखा हुआ एक एंगल बनाता है तब आपकी रीडिंग सही नहीं आती है. इसीलिए जिस भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है उस पर स्केल एकदम सीधा रखना चाहिए. सेकेंड, worn आउट एंड्स, यानी कि जब स्केल का किनारा जो होता है वो टूट गया हो तो क्या करते हैं. इन सम स्केल्स द ज़ीरो मार्क कैन नॉट बी क्लियरली सीन और द एंड्स ऑफ द स्केल में बी ब्रोकन. कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि ज़ीरो मार्क उस पर जो है पूरे तरीके ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि स्केल जो होता है किनारे से टूटा होता है. In such cases, we should measure the length of the object by placing the scale at some other fixed mark, say 1 सेंटीमीटर मार्क. तो जब स्केल का ज़ीरो प्रॉपर दिखाई नहीं देता या स्केल का किनारा टूटा हुआ है तो इस कंडीशन में हम किसी अदर नंबर से मेज़र करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर से भी मेज़र करना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, तो वी सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड. हम क्या करते हैं, अब 1 सेंटीमीटर से अगर शुरू किया है हमने तो इस 1 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं किससे, जहाँ पे दूसरे एंड पर किनारे पर जो भी रीडिंग आई होती है उससे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.7 द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इट इज़ 5.5 centimeter. Therefore, the length of the card is
5.5 सेंटीमीटर माइनस 1 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर से सीधा फिगर आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर से शुरुआत की गई है और 5.5 सेंटीमीटर पर दूसरा एंड है। ठीक है, तो आपने क्या किया, दूसरे एंड से जहाँ से शुरुआत की है उसको आप माइनस कर दोगे तो 5.5 माइनस 1 ये आपका आ जाता है आंसर 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड प्रिकॉशंस, पोजीशन ऑफ द आई की पोजीशन, हमारी आँख की पोजीशन जो है वो सही रखनी चाहिए। ठीक है, आवर आईज मस्ट बी फोकस्ड एग्जैक्टली अबव द पॉइंट ऑफ विच वी आर टेकिंग मेजरमेंट। हमारी आईज का पोजीशन जो है एग्जैक्ट उसका पोजीशन जो होता है वो क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या स्केल के जस्ट ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 3 पोजीशन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक्स, वाई एंड जेड। पोजीशन एक्स इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। एक्स पोजीशन जो है एकदम करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। ये तो सीधी लाइन होती है, सीधा कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन, तो उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया। कर्व लाइन यानी कि मुड़ी हुई लाइन है, तो उसको किस तरीके से हम मेज़र करेंगे वो अब हम देखेंगे। ठीक है, वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ कर्व लाइन हम डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। कर्व्ड यानी कि मुड़ी हुई लाइन, हम मुड़ी हुई लाइन को डायरेक्टली एक मीटर स्केल यूज़ करके नहीं मेज़र कर सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ पीस ऑफ थ्रेड। तो इसीलिए इस तरह के मेज़रमेंट के लिए कर्व्ड लाइन जो है, मुड़ी हुई लाइन को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, एक धागे के पीस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस कर्व्ड लाइन के मेज़रमेंट के लिए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है कि आपको इसके लिए ज़रूरी होता है कि कर्व लाइन के जिस तरीके से कर्व लाइन होती है, लुक एट द फिगर, उसमें आपको क्या करना है कि एक थ्रेड लेना है और जैसा कि थ्रेड आपको बताया गया है ए पॉइंट से लाइन शुरुआत है, तो आपको लेफ्ट हैंड से थंब और 4 फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर को से थ्रेड को वहाँ से दबा के शुरू करना है और राइट हैंड से उस लाइन के ऊपर ए से बी पॉइंट तक लेके गए। ठीक है, वहाँ तक उस आपने मेज़र किया, उसके बाद आप बी पॉइंट पे फिर लेफ़्ट वाला हैंड रख दिया और उसके बाद फिर से आप राइट हैंड को शुरुआत करते जाओ। इस तरीके से पूरी लाइन पे थ्रेड को, धागे को आप रख कर जो है उसको मेज़र कर सकते हो और बाद में उसी थ्रेड की लेंथ को आपने मेज़र कर लिया तो आपको कर्व लाइन का मेज़रमेंट समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तब क्या है, और मोशन में है तब क्या है। ठीक है, When we look around, we see many things. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। Some of these things like windows, doors and blackboards do not move. उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि विंडो, डोर्स और ब्लैकबोर्ड ये मूव नहीं करती हैं। So they are called stationary object or we can say that these objects are at rest. इसीलिए हम इन सारे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं रेस्ट पोजीशन में हैं। On the other hand, we see a man walking on the road, a girl playing in the playground and a bus moving on the road. दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, वॉकिंग करते हुए मैन को देख सकते हैं रोड पर, प्लेइंग गर्ल को देख सकते हैं प्लेग्राउंड में, और रोड पर चलती हुई बस को भी देख सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मोशन के एग्जाम्पल हैं। सो द ऑब्जेक्ट इन मोशन कीप चेंजिंग देयर पोजीशन कॉन्टीन्यूसली। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है कॉन्टीन्यूसली लगातार क्या करते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। ओके, An object is said to be at rest if its position remain the same with respect to be stationary object in its surrounding. इसीलिए ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, वो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजीशन में है वो क्या कहलाता है, उसका पोजीशन हमेशा सेम रहता है समय के साथ, इसलिए वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है,
An object is said to be in motion if it changes its position with respect to the stationary object in its surrounding. और ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने सराउंडिंग आसपास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन चेंज करता है वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है. दिस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट. और जो ऑब्जेक्ट में ये जो चेंज उनके पोजीशन में ये जो चेंज होते हैं उनको जो होते हैं मेज़रमेंट, उनका मेज़रमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के मेज़रमेंट के बेसिस पे उनका ये मोशन जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है. It allows us to decide how fast or slow a motion is. ये डिसाइड करता है कि कितना फास्ट या स्लो कोई मोशन होता है. ओके, नाउ रेस्ट एंड मोशन एंड रिलेटिव टर्म्स. अब हम इसकी बात करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. An electric pole appear to be at rest or stationary when we observe it by standing on the road, but the same pole appears to be moving when we observe it from running train. जब हम किसी इलेक्ट्रिक पोल को यानी इलेक्ट्रिक खंभे को जब हम रोड से देखते हैं तो वो हमें स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ दिखाई देता है अगर हम उसे रोड पे खड़े होकर देखते हैं. लेकिन उसी पोल को, उसी इलेक्ट्रिक पोल को जब हम चलती हुई ट्रेन में बैठकर देखते हैं तो वो पोल भी मूविंग अपीयर होता है. Similarly, a man sitting next to you in a moving car is at rest with respect to you, but he is in motion with respect to another man standing outside on the road. उसी तरीके से अगर आपके साथ, आपके बगल में कोई मैन या कोई पर्सन बैठकर कार में जा रहा है तो वो बगल वाला पर्सन आपके लिए रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन वही पर्सन अगर है और उसको कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा तो उसको वो पर्सन जो है, कार में बैठा हुआ पर्सन मोशन पोजीशन में दिखाई देगा. So we can say that motion and rest are relative terms. It means an object that appears to be in motion with respect to one observer may appear to be at rest with respect to another observer. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म होते हैं. इसका मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी व्यक्ति को, किसी देखने वाले व्यक्ति को अगर मोशन में दिख रही है तो किसी दूसरे देखने वाले व्यक्ति को वो रेस्ट पोजीशन में भी दिख सकती है. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट वॉल्यूम. थैंक यू.